नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी फिलॉसफी की क्लासेज में। पेपर 1 हमारा चल रहा है और पेपर 1 में हम पढ़ रहे थे तर्क बुद्धिवाद। तर्क बुद्धिवाद में हम डेकार्ट साहब को पढ़ चुके हैं, स्पिनोजा साहब को पढ़ चुके हैं और तर्क बुद्धिवाद के जो तीसरे महान दार्शनिक हैं उनका नाम है लाइबनिज। आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो लाइबनिज साहब का पूरा नाम था गॉटफ्राइड विल्हेम लाइबनिज, इनका पूरा नाम था। आपके टाइम पीरियड की बात करें तो आपका टाइम पीरियड 1646 से 1716 ईस्वी तक का रहा है, तो लगभग 70 वर्ष की आयु आपने पाई थी। और ये केवल और केवल एक फिलोसफर नहीं थे, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, ये फिजिसिस्ट भी थे यानी कि भौतिक शास्त्री भी थे, ये इतिहासकार भी थे। इन्होंने कई राजाओं का इतिहास भी लिखा। ये राजनयिक भी थे यानी कि कई राजाओं के दरबार में रहते थे और वहां की राजनीति के लिए कई सारी योजनाएं बनाने का काम इन्होंने किए। ये भाषाविद भी थे यानी कि इनको भाषाओं की बहुत अच्छी जानकारी थी। और जाहिर सी बात है, जिसको मैथ की अच्छी नॉलेज है, जिसको फिजिक्स की अच्छी नॉलेज है, जाहिर सी बात है कि वो कौन होगा, वो इंजीनियर भी होगा। तो ये इंजीनियर भी थे। इन्होंने अपने जीवन में इतना काम किया कि शायद 10-15 आदमी मिलकर के भी उतना काम नहीं कर सकते। इतना ज्यादा काम इन्होंने अपनी लाइफ में किया, है ना। और लगभग मैंने आपको बता दिया कि भाई जो रैशनलिस्ट होता है, जो तर्कशास्त्री होता है, जो तर्क बुद्धिवाद का जो दार्शनिक होता है, वो गणितज्ञ होता है, उसके गणित में बहुत ज्यादा भरोसा होता है। ठीक, तो इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। ठीक है, और जर्मनी के एक शहर में हुआ और जर्मनी के उस शहर का नाम क्या है? लिप्जिंग शहर है। क्या है? लिप्जिंग एक शहर है, वहां पर आपका जन्म हुआ। और जन्म कब हुआ है? 1646 ईस्वी में आपका जन्म हुआ है। ठीक, जब ये बहुत कम उम्र के थे यानी कि जब ये 6-7 साल के थे, छोटे थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि जो इनके जो पिता थे ना, इनके जो पापा थे, है ना, विल्हेम जिनका नाम था, तो वो क्या थे? मोरल फिलॉसफी के दार्शनिक थे, प्रोफेसर थे बेसिकली। मोरल फिलॉसफी के क्या थे? फिलोसफर थे इनके पिताजी। लेकिन उनके पिताजी की जब ये 8-10 साल के थे तभी मृत्यु हो गई। इनके पिताजी के पास एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो इनके पिताजी की जब शांत हो गए तो जो लाइबनिज साहब है, अपना सारा का सारा जो बचपन इन्होंने जो गुजारा, जो किशोरावस्था जो गुजारी, वो लाइब्रेरी में गुजारी। यानी कि इन्होंने इनके पिता की मृत्यु के बाद, पहले इनके पिता इनके शिक्षक हुआ करते थे और पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने उस लाइब्रेरी को अपना शिक्षक बना लिया। कहते हैं कि भाई 12 कहते हैं क्या मतलब लिखा हुआ ही मिलता ही है ना। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने लैटिन सीख ली, कई सारी भाषाएं इन्होंने खुद ने सीख ली। जब ये 15 साल के हुए ना, तो 15 साल की आयु में इन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। 15 साल की आयु में आपने क्या कर लिया? यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। और 20 साल की आयु में आपने जो है वो थीसिस लिखी। किसके लिए? पीएचडी के लिए। आपने क्या लिखी? थीसिस लिखी। लेकिन जो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई तुम्हारी आयु कम है, तुम्हारी थीसिस स्वीकार नहीं की जा सकती। तो आपने क्या किया? और आपको डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो प्रदान नहीं की जा सकती है। तो आपने क्या किया? दूसरी यूनिवर्सिटी में गए और दूसरी यूनिवर्सिटी में वो अपनी जो थीसिस थी वो वहां जमा करा दी और वहां से इन्होंने जो है वो डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो प्राप्त कर ली। यदि हम इनके गणित की, यदि हम या इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खोज यदि इनकी मानना चाहें तो वो है कैलकुलस की खोज। वो कौन सी खोज मानी जाती है? कैलकुलस की खोज जो है वो मानी जाती है। जो व्यक्ति कैलकुलस नहीं जानते, है ना, जो व्यक्ति कैलकुलस नहीं जानते उनको मैं बता दूं, इंजीनियर यदि आपको बनना है तो कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैकेनिकल डिप्लोमा वगैरह यदि आप करोगे तो वहां भी कैलकुलस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बीटेक यदि आपको करनी है तो कैलकुलस पढ़ना होगा। मैथ यदि आप बीएससी एमएससी में पढ़ते हो तो वहां भी कैलकुलस आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कैलकुलस की खोज आपकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। वही कैलकुलस जो आज हर साइंस के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। आपने जो है वो ना अवकलन और समाकलन भी दिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जिनको हम कहते हैं। तो आपने क्या दिया? अवकलन और समाकलन को सॉल्व करने के लिए कुछ जो चीजें जो होती हैं वो आपने प्रदान की थी।
ठीक, जैसे इनको सॉल्व करने के लिए खासतौर पर अवकलन में आता है dy/dx, तो ये आपका दिया हुआ है। अवकलन में ही और समाकलन में बेसिकली इस तरीके का एक चिन्ह आता है यूं करके। मैथ मैंने तो पढ़ी नहीं है, आपको सच बताऊं तो फिजिक्स भी मैंने नहीं पढ़ी है ना, आर्ट के स्टूडेंट है, तो इस तरीके का एक चिन्ह आता है जो कि कहाँ आता है, अवकलन समाकलन में आता है। और ये किसकी देन है, लाइबनिज साहब की देन है। ठीक, लेकिन इसके साथ में एक विवाद भी जुड़ गया। विवाद क्या जुड़ गया, देखो उस समय न्यूटन का वो टाइम चल रहा था। किनका टाइम चल रहा था, वो न्यूटन का टाइम चल रहा था। और जो आइजैक न्यूटन जो थे, न्यूटन जो है वो इंग्लैंड में बहुत बड़ी हस्ती थे। ठीक, उनकी मतलब जो वैल्यू थी इंग्लैंड में बहुत बड़ी थी। मजे की बात यह है कि ऐसा कहते हैं कि लगभग उसी समय जिस समय लाइबनिज साहब ने कैलकुलस की खोज की, अवकलन समाकलन के लिए जो चिन्ह वगैरह हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो नोटेशन वगैरह है उनकी खोज की, उसी समय न्यूटन ने भी इनकी खोज की। और न्यूटन के जो समर्थक थे उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि भाई पहले खोज न्यूटन ने की है और न्यूटन की लाइबनिज साहब ने चोरी कर ली। बहुत सवाल उठ गया, बहुत ज्यादा विवाद हुआ। और ये विवाद जो है वो, चूंकि लाइबनिज साहब इतने ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे, प्रभावशाली व्यक्ति कौन थे, न्यूटन थे, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने यह माना कि न्यूटन ने खोजा है और लाइबनिज साहब ने उसकी फोटोकॉपी की है। जबकि सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि दोनों ने स्वतंत्र रूप से कैलकुलस विकसित किया था। लेकिन उस समय, उस तत्काल समय में चूंकि लाइबनिज साहब की हस्ती बड़ी नहीं थी, तो इसलिए उनको काफी आलोचना झेलनी पड़ी, काफी अपमान झेलना पड़ा। आपने वो दोहा पढ़ा है कि बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल। ठीक है, जो रहीम हनुमान को गिरवर कहत न कोय। ठीक है, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया तो सब उनको गिरधारी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हनुमान जी भी तो क्या है, जड़ी बूटी वाला पहाड़ उठा करके लेके आया था, लेकिन हनुमान जी को कोई गिरधारी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण है और वो राम है, और हनुमान कौन है, उनके भक्त हैं, वो छोटे हैं। तो बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल वाली बात है कि भैया सीधी बात यह है कि बड़ों की, बड़े जो है वो छोटे काम भी करते हैं ना तो भी उसको बहुत ज्यादा तारीफ मिलती है। और छोटे लोग कितनी भी अच्छी बात बोल ले, लोगों को उतना मजा नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि कोई एक बात है, जैसे सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट हैं वो महान हस्तियों से क्यों करवाए जाते हैं, सेलिब्रिटियों से क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि लोगों के दिमाग में प्रभाव उनका ज्यादा होता है कि भाई आलिया भट्ट यदि कहेगी कि भाई फ्रूटी पियो तो लोग पिएंगे। ठीक है, शहर की कोई सामान्य औरत पे कहलवाएंगे, सामान्य लड़की पे कहलवाएंगे तो कौन पिएगा? ठीक है, यदि सलमान खान कहेगा कि भाई टेस्ट द थंडर, थम्स अप पियो, तो भाई लोग थम्स अप पिएंगे। यदि ऋतिक रोशन एडवर्टाइजमेंट करेगा कि गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, डर के आगे जीत है, तो लोग पिएंगे। कोई आम आदमी पर करवा लेंगे तो कैसे पिएंगे? तो वो दिमाग से खेलने वाली बात है ना। बड़ा आदमी कोई कहता है तो लोग झट से मान लेते हैं कि सही बात ही होगी। तो यही बात किसके साथ में हुई? लाइबनिज साहब के साथ में हुई। और चूंकि उस समय न्यूटन साहब की बहुत ज्यादा वैल्यू थी इंग्लैंड में, बहुत ज्यादा उनका नाम हो चुका था, न केवल इंग्लैंड में बल्कि यूरोप में भी, इसी वजह से ज्यादातर लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ न्यूटन ने खोज की होगी, लाइबनिज तो ऐसे ही अपना नाम दे रहा है। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते। इनको काफी अपमान झेलना पड़ा था, एक तरीके से अपमान, मतलब बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी, अपमान। क्योंकि सच बात क्या है कि खोज इन्होंने स्वतंत्र रूप से की थी। अब लाइबनिज साहब का जो ज्यादातर जो जीवन है ना वो राज दरबारों में बीता। कहाँ बीता? राज दरबारों में बीता। ये ज्यादातर राजाओं के यहाँ रहे। ठीक है, और राजाओं के यहाँ अलग अलग तरह की नौकरी करते थे, जैसे ड्यूक की सेवा में ये रहे, है ना। और इनका काम क्या रहा था, जैसे कई सारे ऐसे राजनीतिक परिवार रहे जिनका इतिहास इन्होंने लिखा। इतिहास लिखते लिखते ये यूरोप की राजनीति पे भी इन्होंने काफी लिखा, कूटनीति पे भी इन्होंने काफी काम लिखा। उस समय के यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो चर्च थे, इनके बीच में बहुत जबरदस्त झगड़ा हो रहा था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच इतने झगड़े हो रहे थे कि हजारों लोगों को एक साथ ही मार दिया जाता था। जैसे बार्थोलोम्यू की रात आपको याद होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये पहला व्यक्ति था लाइबनिज जिन्होंने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे इनके बीच समझौता करने की कोशिश की। ये चाहते थे कि यूरोप में शांति बनी रहे, इसीलिए इन्होंने फ्रांस का जो राजा लुई 14वां जो था, लुई 16वें के समय पे तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उससे पहले जब लुई 14वां जब था, उसको ये सुझाव दिया था
कि भाई तुम जर्मनी पे हमला मत करो, इजिप्ट पे हमला करो। और वो किस लिए ये विचार दिया था उन्होंने, ये सलाह उसको किस लिए दी, इसलिए दी थी ताकि यूरोप की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा हलचल ना हो, वो स्थिर बनी रहे। और वो जर्मनी को सुरक्षित भी करवाना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने जर्मनी में बर्लिन है, वहां पे बर्लिन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की। मतलब करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बर्लिन एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लिखने लायक, तो ये बस ये पढ़े लो, समझ लो, जान लो, तो ये बहुत बड़ी। ठीक है, कहते हैं कि ये स्पिनोजा साहब से भी मिले थे। ये किससे मिले थे? स्पिनोजा साहब से मिले थे। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में स्पिनोजा साहब की जब जीवनी बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि स्पिनोजा साहब का जीवन बहुत ज्यादा विवादों से भरा हुआ रहा। स्पिनोजा साहब को धार्मिक बहिष्कार दे दिया गया, सामाजिक बहिष्कार दे दिया गया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, और उनसे किसी के बात करने तक की मनाही थी। ऐसे व्यक्ति से एक ऐसा व्यक्ति मिलने गया है लाइबनिज, जो कि कहाँ रहता है? राज दरबारों में रहता है, जिसका राजाओं के साथ उठना बैठना है, जिसकी राजनीति में पकड़ है, जो कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो गणित की खोजें भी कर रहा है, साइंस की खोजें भी जो कर रहा है, जो कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है वो यानी कि धार्मिक मामलों में भी जो सक्रिय है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा व्यक्ति यदि स्पिनोजा साहब से मिलेगा और स्पिनोजा साहब की पुस्तक एथिक्स को स्पिनोजा से मिलकर के पढ़ेगा, क्योंकि उस समय तक स्पिनोजा साहब एथिक्स लिख रहे थे, तो आधी अधूरी जो भी लिखी थी उसको पढ़ा था लाइबनिज साहब ने। लेकिन लाइबनिज साहब ने सार्वजनिक रूप से कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वो स्पिनोजा साहब से मिले। देखो, वैसे तो इतिहास में कितने सारे दार्शनिक हुए है ना, खूब सारे दार्शनिक हुए, सुकरात से लेकर के और विटगेस्टाइन तक, सार्थ तक और रेस्डिंग हेस्डेल तक, और अभी 20वीं सदी तक खूब सारे हुए। भारतीय दर्शन में भी खूब सारे दार्शनिक हुए। हालांकि भारत में तो क्या है, थॉट ऑफ स्कूल ज्यादा चलते हैं, तो पर्सनल व्यक्तियों का नाम कम आ पाता है, लेकिन खूब सारे दार्शनिक रहे। लेकिन रीढ़ की हड्डी होना, कितने सारे विचारक दुनिया में हुए, कितने सारे वैज्ञानिक हुए, राजनीतिक फिलॉसफी देने वाले कितने सारे लोग। रीढ़ की हड्डी बहुत कम लोगों में होती है। और जैसी रीढ़ की हड्डी व्यक्तिगत तौर पे मैं ये बता रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत राय, स्पिनोजा साहब में जो थी वैसी किसी में नहीं थी। एक एकांकी है, जगदीश चंद्र माथुर नाम के एक हिंदी में लेखक हैं, उनकी एक एकांकी है, उस एकांकी का नाम ही है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो स्पिनोजा साहब थे। तो लाइबनिज साहब, जैसे स्पिनोजा साहब ने कह दिया धार्मिक बहिष्कार दे दिया, ठीक है। उनको जब यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसरशिप देने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं चाहिए मुझे, बौद्धिक स्वतंत्रता सीमित नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन आप देखो, लाइबनिज साहब दरबारों में रह रहे, राज दरबारों में रह रहे, और लाइबनिज साहब ने स्पिनोजा से मिले हैं। उसकी जो एथिक्स है, जिसको अभी वो लिख ही रहे थे, आधी अधूरी जितनी भी लिखी होगी, है ना, उसको पढ़ा भी है, उसकी पांडुलिपि को पढ़ा, उनकी हस्तलिखी को पढ़ा है। लेकिन फिर भी सार्वजनिक रूप से कभी भी लाइबनिज साहब ने स्वीकार नहीं किया कि हाँ भाई मैं स्पिनोजा साहब से मिला हूं। और जबकि जब हम उनका लाइबनिज साहब का दर्शन पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भाई डेकार्ट का और स्पिनोजा का दोनों के दर्शनों का प्रभाव क्लियर कट दिखाई देता है लाइबनिज साहब पर, क्योंकि ये तीसरे स्तर पर है, तर्क बुद्धिवाद के स्तर पर। ठीक बात समझ में आ रही है? तो हर किसी के अपने अपने जीवन जीने के तरीके होते हैं, तो यही है लाइबनिज साहब के जीवन कांत। देखो, ज्यादातर दार्शनिकों के जीवन कांत बहुत दुखदायी रहा है। ज्यादातर जितने भी दार्शनिक रहे, उनको जीते जी वो सम्मान हासिल नहीं हो पाया जिसके वो हकदार थे। बहुत ही कम ऐसे लोग रहे हैं जिनको जीते जी वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। अदरवाइज ज्यादातर लोगों को तो क्या हुआ है, समाज ने दुत्कारा ही है, समाज ने नकारा ही है, और समाज ने उनको कभी वो रेस्पेक्ट दी ही नहीं जो वो चाहते थे। जैसे फ्रेंच काफ्का एक लेखक हुए हैं, जीते जी उनका कुछ भी उनको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद उनकी महान लेखकों में गिनती होती है। ऐसे बहुत इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। और कई बार मेरे को ये लगता है कि वर्तमान में भी ऐसा ही होता है, अभी भी वैसा ही हो रहा है कि इस संसार में आज भी बहुत शानदार व्यक्ति हैं, जितनी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, जिनकी तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जो समाज को सुधारना चाहते हैं, या जिनके कंटेंट में काफी दम है, जो पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो आप, ये मत सोचना कि अपनी बात कर रहा है ना, ठीक है। तो पर लेकिन उन लोगों को क्या है कि वो प्रशंसा नहीं मिल पाती, वो तारीफ नहीं मिल पाती, ठीक है।
तो ऐसा ही जैसे सोशल मीडिया पे आप देख ही लो, मतलब ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनके वीडियोज में कुछ भी नहीं है, कुछ सीख ही नहीं सकते हो आप, कुछ नई चीज तो कुछ भी नहीं सीख सकते। और ऐसे लोगों के वीडियोज होते हैं, उन पर करोड़ों व्यूज आते हैं, करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों व्यूज आते हैं। और वहीं मतलब विकास दिव्य कीर्ति जैसे शिक्षक भी हैं जो बेचारे इतनी गहराई से, इतने विस्तार से पढ़ाते हैं और उस पर भी लाखों में ही व्यूज आ पाते हैं, करोड़ों में उनके भी व्यूज नहीं आ पाते। तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो ऐसा होता है कि उस समय लोगों की, वर्तमान में जो लोग जीवित होते हैं, जो वर्तमान में जिंदगी जी रहे होते हैं, उनकी महानता को नहीं पहचान पाते। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। ठीक बात समझ में आ गई। और मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई, अभी बताया था कि लाइबनिज के जीवन का दुखद बड़ा अंत हुआ, जैसे कि ज्यादातर फिलोसफर्स के साथ में होता है। मैंने बताया कि ये ड्यूक की सेवा में रहते थे, तो वही ड्यूक इंग्लैंड का राजा बन गया, किंग जॉर्ज प्रथम बन गया। जब वो राजा बना और वो इंग्लैंड गया तो वो लाइबनिज को अपने साथ नहीं ले गया, जबकि लाइबनिज उसका राज दरबारी था, उसका व्यक्तिगत, उसके परिवार का इतिहास लिख रहा था, लेकिन लाइबनिज को अपने साथ नहीं ले गया। क्यों नहीं ले गया? क्योंकि इंग्लैंड किसका गढ़ था? न्यूटन का। इंग्लैंड किसका गढ़ था? न्यूटन का गढ़ था। और किंग जॉर्ज अभी अभी राजा बना था, तो उसको डर था कि यार लाइबनिज को लेकर के जाऊंगा तो कोई दिक्कत पैदा ना हो। और न्यूटन का लाइबनिज का विवाद बहुत जबरदस्त रहा है, तो इसलिए वो लेकर के नहीं गए। ठीक, तो हैनोवर जो एक जगह है, वहां पर 1716 ईस्वी में क्या हुआ? लाइबनिज साहब की मृत्यु हो गई। उनका जब अंतिम संस्कार हुआ, आप यकीन नहीं करोगे, उनके अंतिम संस्कार में केवल एक व्यक्ति था। उनके अंतिम संस्कार में केवल एक व्यक्ति था, एक। और वो व्यक्ति भी कौन था? उनका सेक्रेटरी था। बात समझ में आ रहा है? यानी कि बेचारे को दफनाने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने यूरोप की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, यूरोप के बड़े बड़े विद्वानों से जिसके साथ जिसका उठना बैठना था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कैलकुलस नाम की महान खोज की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दर्शन में बहुत शानदार विचार दिए। ऐसा व्यक्ति जब अंत में गया तो उसके जनाजे में या उसको दफनाने के लिए केवल एक व्यक्ति मौजूद था, केवल एक। तो ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा बहुत सारे दार्शनिकों के साथ हुआ है, बड़ी ट्रेजेडी रही है उनके जीवन में। और यूं भी है ना कि उन लोगों के विचार कैसे रहे, समय से बहुत आगे के रहे। और जिस किसी भी व्यक्ति के विचार समय से बहुत आगे के रहते हैं ना, उस समय तत्कालिक समय के जो लोग होते हैं वो पहचान ही नहीं पाते उन विचारों की महानता को, उन विचारों की गहनता को नहीं पहचान पाते हैं। यदि अब हम इनकी किसकी बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करेंगे तो एक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स। क्या है? डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स। क्या है? पहली मान लो डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरी की बात करें तो मोनाडोलॉजी है, मोनाडोलॉजी। इनका मोनाड का सिद्धांत पढ़ेंगे, मोनाडोलॉजी, जिसको चिद अणुवाद कह देते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्या है हम देखेंगे अभी आगे थोड़ी देर में। सबसे पहले इसी विचार को जानेंगे हम, चिद अणुवाद क्या होता है, क्या नहीं होता है। तीसरी इनकी पुस्तक की बात करेंगे तो एक पुस्तक है इनकी थियोडाइसी। थियोडाइसी एक पुस्तक है, और एक और पुस्तक है इनकी, और वह है न्यू एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। न्यू एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो इनकी 4 पुस्तकें तो इनकी और भी कई सारी हैं। इन सभी में यदि हम बात करेंगे तो जो पुस्तकों की यदि हम बात करें तो लगभग सबसे लास्ट में थियोडाइसी लिखी गई है, जो कि 1710 में लिखी गई है।
ठीक है। बाकी सबसे पहली पुस्तकों में इनकी डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स आती है, जो कि 1686 में जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। मोनाडोलॉजी जो है वो ये भी इसके साथ ही लिखी गई है, शायद 1700 कुछ के आसपास लिखी गई है ना। 100% नहीं कह सकते, पर 1712-13 की बात होगी या इतना ही होगा, है ना। 1714 या 14 मान लो, चलो 16 में तो मृत्यु हो गई है, 14 मान लो, ठीक है। और न्यू एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, और ये 17वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई है, तो इतना मान लो। चलो एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, है ना, चेक कर लेना एक बार, पर लगभग यही डेट है। ठीक, चलो तो लाइविनिस साहब को पढ़ लिया हमने। लाइविनिस साहब जिनका जन्म हुआ 1646 में, 1716 में मृत्यु हो गई। जब आपका जन्म हुआ, आपके पिता मोरल फिलोसफी के लेक्चरर थे, फिलोसफर थे। पिता की मृत्यु हो गई, पिता बहुत जल्दी उम्र में पिता की मृत्यु हो गई। लाइब्रेरी छोड़ के गए, लाइब्रेरी में पढ़ते रहे। 15 साल की आयु में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 20 साल की उम्र में डॉक्टरेट के लिए थीसिस लिख दी। लिप्जिग यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया डॉक्टरेट देने से, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में वो थीसिस जमा करा दी और डॉक्टरेट की उपाधि ले ली। फिर उसके बाद आपने कैलकुलस का, आपके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण विवाद हुआ, न्यूटन के साथ में हुआ, और दोनों में झगड़ा हो गया कि भाई किसने पहले खोज की। जबकि आज सबको ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दोनों ने खोजें जो की थी वो स्वतंत्र रूप से की थी। आपने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए जीवन में, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम किए। स्पिनोजा साहब से भी मिले थे, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया कि स्पिनोजा साहब से मिले हैं। मृत्यु की बात करें तो 1716 में हैनोवर जो शहर है वहां पर आपकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके मृत्यु के समय केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित था, और वो कौन था? इनका निजी सेक्रेटरी था। आपके द्वारा जीवन में किए गए कार्यों की, पुस्तकों की यदि हम बात करें तो प्रमुख तौर पर 4 पुस्तकें इनकी लिखी गई हैं, सामने आती हैं। पहली आती है जो आपकी डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स आती है, जो कि लगभग 1786 के आसपास या 1790 के दशक में लिखी गई है। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी मोनाडोलॉजी, जो कि आपकी जो पुस्तक जो लिखी गई है वो 1710 या 20 के दशक में जो है वो लिखी गई है। तीसरी पुस्तक है आपकी न्यू एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग्स, और इस पुस्तक की यदि हम बात करें तो ये 1700 की शुरुआती समय में लिखी गई है। हालांकि ये बहुत बाद में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक इनकी, ऐसा कहते हैं, है ना। और इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है थियोडाइशी। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं लाइविनिस साहब की, ये प्रमुख उनका जीवन परिचय था। अब जो इनकी जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है लाइविनिस साहब का, हम वहीं से शुरुआत करेंगे, लाइविनिस साहब के दर्शन की। और उनका महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है लाइविनिस साहब का, वो क्या है? चिद अणुवाद, मोनाडोलॉजी। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? सबसे पहले लाइविनिस मोनाडोलॉजी, यानी कि चिद अणुवाद। क्या है चिद अणुवाद और क्या नहीं है, आइए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। और लाइविनिस साहब का दर्शन जो है वो यहीं से जो है वो शुरू होता है। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो पेपर में तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, लेकिन जो है समझ बनाने के लिए क्या था, आवश्यक था, तो इसलिए मैंने वो लिखा। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोनाडोलॉजी। और इसको हिंदी में कहते हैं, क्योंकि ये चिद होता है ना, इसको चिद अणुवाद क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऐसे होता है, चिद धन अणु, तो इसको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? चिद अणु, ठीक है, हिंदी के संधि के नियम के अनुसार से, इसलिए इसका नाम क्या है? चिद अणुवाद। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो एक चीज है, ठीक है, वो क्या है? सबस्टांस। मैंने आपको पहले भी बताया था, सबस्टांस यानी कि द्रव्य। द्रव्य क्या है? सबस्टांस क्या है? एक ऐसी चीज जिसमें किसी भी वस्तु का अस्तित्व होता है। जैसे चौक में लिखने का गुण है, सफेदी का गुण है, बेलाकार का गुण है, तो ये सारे के सारे जो गुण है वो किसमें? इन गुणों को धारण करने वाली कोई चीज होनी चाहिए, और इन गुणों को जो धारण करती है उसी को सबस्टांस कह देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कह देते हैं। ठीक, तो द्रव्य पे डेकार्ट साहब के समय से ही विचार चर्चा चल रही थी, बहस हो रही थी। डेकार्ट के बाद स्पिनोजा के सामने ही हो रही थी। तो फिर एक सवाल खड़ा हो रहा था ज्यादातर लोगों के सामने कि संसार में हमें जो भी गति दिखाई देती है, संसार में जो भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है, समाज में हमें जो भी एक्टिविटी होती दिखाई दे रही है, संसार में दुनिया में होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक्टिविटी जो हो रही है, परिवर्तन जो हो रहा है, ये गति जो हो रही है, ये कहां से आ रही है? जब ये बात डेकार्ट साहब से पूछी गई तो डेकार्ट साहब तर्कबुद्धिवाद के पहले व्यक्ति थे, और इन्होंने ये कहा कि इसकी जो शुरुआत की वो ईश्वर ने की, कि सबसे पहले ये जो गति है वो किसने दी? ईश्वर ने दी।
और फिर क्या हुआ, जब ईश्वर ने गति दे दी तो उन्होंने एक नियम बना दिया और उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोशन। कंजर्वेशन ऑफ मोशन, गति संरक्षण का नियम, आपने पढ़ाई होगा है ना। तो भाई जैसे दो बॉल होती हैं कांच की, आपने देखा होगा, वो पता नहीं फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि जैसे बहुत तो जैसे बिलियर्ड्स की टेबल होती है ना, ठीक है, एक टेबल दूसरी बॉल से दो बॉलों को टकराया जाता है, तो कई बार क्या होता है, पहली बॉल स्थिर हो जाती है, दूसरी गति कर देती है, कई बार दोनों गति करती हैं। तो ये सब कुछ नियम होते हैं। तो वहां से एक नियम चल पड़ा जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोशन। ये किसने कहा? डेकार्ट साहब ने कहा। लेकिन वहां पे एक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल खड़ा होता है कि भाई यदि हर चीज को चलाने के लिए ईश्वर को बार बार इंटरवेन करना पड़ रहा है, कि ईश्वर ने जैसे पेड़ पौधों को गति दे दी, पवन को गति दे दी, बादलों को गति दे दी, फलाने को गति दी, दिखाने को गति दे दी, तो ये तो प्रकृति की सच्ची व्याख्या हो नहीं सकती। ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि उसको बार बार इंटरवेन करना पड़े, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसका तो एक बार इंटरवेन करना ही काफी होना चाहिए। ठीक है, तो भैया, और ईश्वर फिर ऐसा चीज बनाई क्यों रहा है कि जिसमें ईश्वर को इंटरवेन करना पड़े? ईश्वर क्यों ऐसी प्रकृति नहीं बना सकता कि जिसमें ईश्वर को इंटरवेन करने की जरूरत ही ना पड़े? तो इससे अच्छा क्या है, लाइबनिज़ साहब ये कह रहे हैं कि भाई देखो, ये तो एक, इस व्याख्या में मजा नहीं आ रहा मेरे को, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर को बार बार जो है वो क्या करना पड़ता है, इंटरवेन करना पड़ता है। भाई हमें को, लाइबनिज़ साहब कहते हैं, भैया मैं तो ये मानता हूं कि प्रत्येक वस्तु के भीतर ही कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो कि उस वस्तु को गति प्रदान करती है, जो कि उस वस्तु को एक्टिव बनाती है, जो कि उस वस्तु में परिवर्तन लेकर के आती है। लाइबनिज़ साहब यहां स्पष्ट तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि हर वास्तविक वस्तु के भीतर एक इनर फोर्स होती है। वो क्या कहना चाहते हैं कि जितनी भी वास्तविक वस्तु जो होती है, वास्तविक वस्तु के भीतर, हर एक वास्तविक वस्तु के भीतर क्या होता है, एक इनर फोर्स होती है। क्या होती है? एक इनर फोर्स होती है, एक आंतरिक शक्ति होती है। और यह एक ऐसी शक्ति होती है जो चौक को चौक बनाती है, जो पेड़ को पेड़ बनाती है, जो मानव को मानव बनाती है। और ये वही शक्ति है जो उसको गति प्रदान करती है, ये वही शक्ति है जो उसको गतिशील रखती है, ये वही शक्ति है जो उसमें परिवर्तन लेकर के आती है, और ये वही शक्ति है जो उसको एक्टिव बनाती है, सक्रिय मानती है। ठीक। अब डेकार्ट साहब, मैंने आपको क्या बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो कंजर्व होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम हम उसको कहते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका फॉर्मूले का नाम है मास। मास यानी द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कहते हैं वेग को। ये दोनों ही गणित और फिजिक्स के लोग रहे हैं ना, तो इस तरीके के सूत्रों में बात करने के ज्यादा शौकीन रहे, तो मास इनटू वेलोसिटी दे दिया। लेकिन लाइबनिज़ साहब ने गणितीय विश्लेषण किया और गणितीय विश्लेषण से स्पष्ट करके दिखाया कि भाई तुम कह रहे हो कि कुछ ना कुछ कंजर्व होता है, तो बिल्कुल कंजर्व होता है, लेकिन जो कंजर्व होता है ना, वो क्या कंजर्व होता है? वो होता है लिविंग फोर्स। जो कंजर्व होता है वो क्या होता है? लिविंग फोर्स होता है। और बोले इस लिविंग फोर्स को ही विज्ञान की दुनिया में क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। बात समझ में आ रही हो? और उस काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने क्या सूत्र दिया? मास यानी कि द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। बात समझ में आ रही? आप देख लो दर्शन में कैसे फिजिक्स के फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं। मेटाफिजिक्स को अपनी को साबित करने के लिए कैसे फिजिक्स के नियमों का कैसे यूज किया जा रहा है। लाइबनिज़ साहब स्पष्ट तौर पे ये कहना चाह रहे हो कि संसार की मूल वास्तविकता क्या है? एक इनर फोर्स है। क्या है? एक इनर फोर्स है। और इस फोर्स को वो दो भागों में बांटते हैं। इस इनर फोर्स को वो कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। ठीक। किसको? जो फोर्स है प्रत्येक वास्तविक वस्तु के भीतर, उन्होंने क्या बताया कि एक फोर्स होती है, एक शक्ति होती है, एक ताकत होती है। और ये फोर्स उन्होंने दो तरह की बताई। पहली फोर्स का उन्होंने नाम दिया प्राइमिटिव फोर्स। पहली फोर्स का नाम उन्होंने क्या दिया? प्राइमिटिव फोर्स नाम दिया। और उन्होंने ये कहा कि जो प्राइमिटिव फोर्स है ना,
यही क्या है, सब्सटेंस की मूल आंतरिक शक्ति है। सब्सटेंस की क्या है, मूल आंतरिक शक्ति। क्या है, मूल आंतरिक शक्ति है। ये उसका क्या है, एसेंस है। प्राइमेटिव फोर्स, प्राइमेटिव फोर्स ये है जो कि क्या कर देती है, किसी भी वस्तु को अस्तित्व प्रदान करती है, और प्राइमेटिव फोर्स ही किसी भी वस्तु को वस्तु बनाती है। और दूसरी फोर्स की वो बात कर रहे हैं, उसका नाम है डेरिवेटिव फोर्स। डेरिवेटिव फोर्स। और वो कहते हैं कि जो दूसरी जो फोर्स है, जो डेरिवेटिव फोर्स है, डेरिवेटिव फोर्स क्या है कि उसकी जो शक्ति है ना, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति है। क्या है, बाहरी अभिव्यक्ति। और बाहरी अभिव्यक्ति कैसे है, बाहरी अभिव्यक्ति किसमें होगी, अभिव्यक्ति। बाहरी अभिव्यक्ति किसमें होगी, गति में। बाहरी अभिव्यक्ति किसमें होगी, परिवर्तन में। बात समझ में आ रही? यानी कि वो जब कह रहे हैं कि जब भी आप किसी वस्तु में गति देखते हैं, परिवर्तन देख रहे हैं, उसमें सक्रियता देखते हैं, तो वास्तव में उस वस्तु में हम क्या देख रहे होते हैं, डेरिवेटिव फोर्स देख रहे होते हैं। प्राइमेटिव फोर्स तो भीतर होती है, लेकिन जो डेरिवेटिव फोर्स होती है वो बाहर दिखाई देती है। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि दुनिया में हर सब्सटेंस क्या है, अपनी मूल आंतरिक शक्ति से चलता है। वो बाहर से धकेला हुआ नहीं है, उसको ईश्वर ने धक्का नहीं दिया है, ईश्वर ने उसको गति प्रदान नहीं की है, बल्कि वो स्वयं चल रहा है। और चूंकि प्रत्येक सब्सटेंस, प्रत्येक वस्तु स्वयं चल रही है, यहीं से लाइबनिज़ साहब के दर्शन में, यहीं से लाइबनिज़ साहब की मेटाफिजिक्स में इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तिनिष्ठता की नींव बनती है। ठीक है, किसकी नींव बनती है, व्यक्तिनिष्ठता की। डेकार्ट साहब वो थे जो कहते थे कि सब्सटेंस वो है जिसकी किसी अन्य पर निर्भर ना हो, और उन्होंने 3 तरीके से सब्सटेंस बता दिए, ईश्वर, मन और पदार्थ। उसके बाद स्पिनोजा साहब ने आए, और स्पिनोजा साहब ने कहा कि भाई डेकार्ट ये कहता है कि भाई सब्सटेंस वो होता है जो किसी और पर निर्भर ना हो, लेकिन मन और पदार्थ तो खुद ईश्वर पर निर्भर है, तो इसलिए 3 नहीं हो सकते। तो इसलिए स्पिनोजा साहब ने कहा कि सब्सटेंस वो होता है जो कि स्वयं का ही कारण होता है, जो कि स्वयंभू होता है, जो कि अनंत होता है, जो कि निश्चित होता है। और उसके लिए उन्होंने शब्द दिया कैजा सुई, CAUSA, कैजा सुई, SUI, कैजा सुई। और परिणाम क्या हुआ कि सब्सटेंस कितने बचा, केवल एक बचा, और उस सब्सटेंस का नाम क्या दिया गया, गॉड या नेचर। लाइबनिज़ साहब यहां पर आते हैं, और लाइबनिज़ साहब कहते हैं कि नहीं भाई, सब्सटेंस वो है जो फोर्स हो, जो शक्ति हो, जो एक्टिव हो, जो इंडिविजुअल हो। और इसका मतलब क्या हुआ, कितने सब्सटेंस सामने आ गए, अनंत। डेस्कार्ट साहब ने कितने सब्सटेंस माने, 3। स्पिनोजा साहब ने 1 माना। और यहां कौन आ गए, लाइबनिज़ आ गए। और लाइबनिज़ कहते हैं कि हर वस्तु में अपनी शक्ति होती है, उसी शक्ति की वजह से ही उस वस्तु का अस्तित्व है। और इसका परिणाम क्या हो गया कि अनंत सब्सटेंस सामने आ गया। वो ये कहना चाहते हैं कि सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस एक एक्टिव फोर्स है, एक प्राइमेटिव फोर्स है। और यहीं से ये नींव बनती है किसकी, उनके सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत की। और उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है, मोनाडोलॉजी, यानी कि चिद अणुवाद। ये उसकी नींव उन्होंने बनाई है। अभी तक उन्होंने क्या बनाई है, इसकी नींव बनाई है। समझ में आ गया यहां तक यदि ये समझ में नहीं आया ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर क्या होता है, इन सबको जानने की जरूरत नहीं है, इन सबको सीखने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने आपको बताया है कि उसने कैसे बताया। आप केवल इतना याद कर लो आसान भाषा में कि डेकार्ट ने 3 सब्सटेंस बताए, स्पिनोजा ने 1 सब्सटेंस बताया, और लाइबनिज़ ने अनंत सब्सटेंस बनाए। और जब किसी ने यह पूछा कि लाइबनिज़ ने अनंत सब्सटेंस कैसे बता दिए, तब यह कहना कि डेकार्ट साहब ये कहते हैं कि सब्सटेंस वो होता है जो किसी अन्य पर निर्भर ना हो, इसीलिए उन्होंने ईश्वर कहा, मन कहा, पदार्थ कहा। स्पिनोजा साहब कहते हैं कि सब्सटेंस वो होता है जो कि अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं हो सकता, वो तो स्वयंभू है, इसीलिए उन्होंने कैजा सुई कहा, इसीलिए उन्होंने प्रकृति या ईश्वर कहा, इसलिए एक सब्सटेंस माना। लेकिन लाइबनिज़ साहब कहते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक वस्तु के अंदर एक एक्टिव फोर्स होती है, और वही जो एक्टिव फोर्स होती है वही एक आंतरिक शक्ति होती है जो कि उस वस्तु को वस्तु बनाती है, जो कि सब्सटेंस को सब्सटेंस बनाती है, उसको अस्तित्व प्रदान करती है। इसी वजह से क्या हुआ, अनंत सब्सटेंस सामने आ गए, क्योंकि दुनिया में तो अनंत वस्तुएं हैं।
और चूंकि दुनिया में अनंत वस्तु है तो प्रत्येक सब्सटेंस है और सब प्रत्येक में क्या है, एक्टिव फोर्स है। और यहीं से उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत की नींव बन जाती है और उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, मोनाडोलॉजी। ठीक, अब हमको ये जानना है इस मोनाडोलॉजी में मोनाड क्या है, चिद अणुवाद में ये चिद अणु क्या है। ठीक, अब हमको ये जानना है कि भाई ये चिद अणुवाद में ये जो मोनाड है, ये मोनाड क्या चीज है। समझ लेते हैं, चलिए जानने की कोशिश कर लेते हैं। सपोज करो कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में तो हजारों करोड़ों तरह की किताबें होती हैं। ऐसे ही दुनिया है, ये जगत है, ये ब्रह्मांड है, इसमें हजारों करोड़ों तरीके की वस्तुएं हैं। वो कहते हैं जैसे मान लिया कि हर लाइब्रेरी की एक किताब मोनाड है, वैसे ही इस संसार की हर वस्तु, हर चीज अपने आप में क्या है, एक मोनाड है। जो किताब है, किताब पूरी लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन उस किताब क्या है, लाइब्रेरी का एक हिस्सा है। उस किताब से हम क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि लाइब्रेरी बनती कैसे है, लाइब्रेरी बेसिकली किसी बिल्डिंग का नाम तो लाइब्रेरी है नहीं। कई सारी किताबें एक जगह जहां पे रख देंगे वही लाइब्रेरी हो जाएगी, जहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो वो कहते हैं कि जो मोनाड जो होता है ना, मोनाड अपने भीतर पूरे जगत को किसी ना किसी रूप में प्रतिबिंबित करता है। वो कहते हैं कि जो मोनाड होता है ना, इसकी अपनी अलग दुनिया होती है। प्रत्येक मोनाड की अपनी क्या होती है, अपनी अलग दुनिया होती है। जैसे प्रत्येक पुस्तक की अपनी एक अलग दुनिया होती है। आप गोदान में जाओगे तो एक अलग ही दुनिया है, आप होरी की दुनिया में पहुंच जाओगे, आप गोबर की दुनिया में पहुंच जाओगे, आप झुनिया की दुनिया में पहुंच जाओगे, आप भोला की दुनिया में पहुंच जाओगे, आप मंगल की दुनिया में पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन यदि आप दिव्या में चले जाएं, दिव्या की दुनिया में चले जाएं, दिव्या नाम का जो उपन्यास है उसमें चले जाएंगे, तो फिर आपको वहां दिव्या से मिलना है। फिर यदि आप चतुर्सेन शास्त्री के जो उपन्यास है वैशाली की नगर वधू, उसमें चले जाओगे तो वहां पे फिर आपको आम्रपाली मिलेगी, वहां पे फिर आपको मल्ल मिलेंगे, वहां पे बज्जी संघ मिलेगा, वहां पे बुद्ध साहब मिलेंगे, वहां पे आनंद मिलेगा, वहां पे उपाली मिलेगा। वो एक अलग दुनिया है। प्रत्येक फिल्म अपने आप में एक अलग दुनिया है। जसकीरत की एक, जस धुरंधर मूवी आई, जसकीरत की एक अलग दुनिया है। बात समझ में आ रही है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली स्पष्ट तौर पर कि प्रत्येक मोनाड की अपनी अलग दुनिया होती है और वो पूरे जगत को किसी ना किसी रूप में प्रतिबिंबित करता है, प्रत्येक मोनाड। और जब ये सारे मोनाड मिल जाते हैं तो इन सारे मोनाड के मिलने से ये दुनिया बनती है। मोनाडोलॉजी लेविनिस साहब की सबसे मौलिक कल्पनाओं में से एक है। मोनाड शब्द बेसिकली है क्या, मोनाड क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, और ये किससे बना है, मोनास से, MONAS, मोनास से ये जो है वो बना है। मोनास का मतलब क्या होता है, एकता। मोनास का मतलब क्या होता है, एकता होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इकाई जिसे विभाजित ना किया जा सके, जिसे विभाजित न किया जा सके, जिस चीज को विभाजित नहीं किया जा सकता उसको हम क्या कह सकते हैं, मोनास। या उसी को ही लेविनिस साहब ने क्या कहा, मोनाड कहा। मोनाड क्या है, वो कहते हैं इस दुनिया की जो अंतिम जो इकाई है और जो मूल इकाई है वो मोनाड है। तो इसको क्या कहते हैं, मोनाड को अंतिम व मूल इकाई, इस संसार की अंतिम व मूल इकाई क्या है, मोनाड है। और वो कह रहे हैं कि इन मोनाडों के मिलने से ही ये दुनिया बनी है, ये जगत बना है। लेविनिस साहब ये समझाना चाह रहे हैं, जैसे हम गणित है ना, गणित में गिनती पढ़ते हैं 1000, 2000, 5000, बोले सबसे शुरुआत में गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से। ठीक, 1 से भी वैसे तो पीछे जा सकते हैं, 0.1, 0.2, वो दूसरी बात है। मान लिया कि यहां तक पहुंचते हैं। वैसे लेविनिस साहब ये कहते हैं इस संसार की जो वास्तविकता है ना, उस वास्तविकता की कोई ना कोई एक अंतिम इकाई होनी ही चाहिए। और इस संसार की वास्तविकता की प्रत्येक वस्तु की जो अंतिम इकाई है वो क्या है, वो मोनाड है। वो क्या है, मोनाड है, वही अंतिम और मूल इकाई है। लेविनिस साहब ये समझाना चाह रहे हैं कि जो सबस्टांस जो होता है, क्या होता है, सबस्टांस जो होता है ना, सबस्टांस कोई निष्क्रिय चीज नहीं है।
वो कहते हैं कि सब्सटेंस खुद अपने आप में एक पावर है, शक्ति है, उसके अंदर एक लिविंग फोर्स होती है, उसके अंदर एक एक्टिव फोर्स होती है, उसके अंदर एक सक्रिय सत्ता होती है, और इसीलिए दुनिया का प्रत्येक सब्सटेंस अपने आप में क्या है, इंडिविजुअल है। क्या है, इंडिविजुअल है, यानी कि व्यक्तिगत है, एक अलग है। आप ये समझ पा रहे हो कि भाई वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो अल्टीमेट जो इंडिविजुअल यूनिट है, सबसे लास्ट में जो यूनिट आती है, सबसे लास्ट में संसार को बनाने वाली जो इकाई है, वो क्या है, वो मोनाड है। भाई डेकार्ड से जब पूछा था ना दुनिया किससे बना है, दुनिया, पूरी दुनिया किससे बनी है, तो डेकार्ड साहब ने कैसे बताया था, मन से और शरीर से, यानी कि जड़ और चेतन, यानी कि चेतन और जड़ जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, पूरी दुनिया मिल जाती है। जैसे सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष से बनती है। जब स्पिनोजा साहब से पूछा गया कि भाई प्रकृति कैसे बनती है, पूरा जगत कैसे बना है, तो बोला पूरा जगत क्या है, पूरा जगत ईश्वर ही है, प्रकृति ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकृति है। तो हर कुछ है, कुछ किसी चीज से कुछ बना ही नहीं है, हर चीज ईश्वर ही तो है, ईश्वर ही खुद अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन लाइबनिज़ साहब अपनी पुस्तक जो मोनाडोलॉजी है उसमें कहते हैं कि नहीं भाई, मोनाड है, मोनाड एक सिंपल सब्सटेंस है। सिंपल का अर्थ है कि इसके और पार्ट्स नहीं है। सिंपल का मतलब यह है कि इसे और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। मोनाड इनडिविजिबल भी है, यानी कि इसको और ज्यादा काटा नहीं जा सकता, इसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक बात समझ में आ गई। और वो कह रहे हैं कि यदि कोई एक ऐसी इकाई है जिसके पार्ट्स नहीं हो सकते, तो क्या नहीं हो सकते, वो कहते हैं वो भौतिक नहीं हो सकते। तो मोनाड क्या भी नहीं है, भौतिक नहीं है। मोनाड क्या नहीं है, भौतिक नहीं है। वो अंतिम और मूल इकाई है, लेकिन वो क्या है, वो भौतिक नहीं है। वो इस भौतिक दुनिया में उपस्थित तो है, लेकिन वो भौतिक नहीं है। बात समझ में आ रही है। वो कहते हैं क्योंकि भौतिक वस्तु क्या होती है, भौतिक वस्तु वो होती है जिसको विभाजित किया जा सकता है। दुनिया में ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आप पत्थर को खूब सारा तोड़ सकते हो, एक पत्थर को तोड़िए 2 हो जाएंगे, फिर तोड़िए 4 हो जाएंगे, फिर तोड़िए 8 हो जाएंगे। वो कहते हैं कि दुनिया में जिस किसी भी चीज का भौतिक विस्तार है, हम उसे हमेशा ही विभाजित कर सकते हैं, लेकिन जो मोनाड है, मोनाड को विभाजित नहीं किया जा सकता, और इसीलिए क्या है, ये भौतिक नहीं है, उनका भौतिक विस्तार नहीं हो सकता। मोनाड स्पेस में कोई स्थित कोई एक कण नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि तो फिर वही मोनाड है क्या, जब ये भौतिक जगत में है ही नहीं, इस संसार में है ही नहीं, तो फिर ये है क्या। तब लाइबनिज़ साहब कहते हैं कि मोनाड क्या है, लिविंग सेंटर ऑफ फोर्स है। क्या है, लिविंग सेंटर ऑफ फोर्स है। क्या है, लिविंग सेंटर ऑफ फोर्स है। और ये बाहर से संचालित नहीं होती, एक शक्ति है जो बाहर से संचालित नहीं होती, बल्कि ये शक्ति अपने आप ही संचालित होती है। हर मोनाड के अंदर एक प्रकार का आंतरिक जीवन होता है, और वो आंतरिक जीवन किसको रिफ्लेक्ट करता है, इस यूनिवर्सल को, इस क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करता है। और वो कहते हैं कि प्रत्येक मोनाड जो है वो क्या कर सकता है, क्या करता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर लगातार बढ़ता रहता है। और इसीलिए लाइबनिज़ साहब प्रत्येक मोनाड के 2 अनिवार्य गुण व्यक्त आते हैं। एक होता है प्रत्यक्षण, ठीक है, और दूसरा होता है प्रयासन। प्रत्यक्षण और प्रयासन को पढ़ेंगे, क्या होते हैं। प्रत्यक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन, क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, प्रयासन को एपिटेशन कहते हैं। इनको विस्तार से पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा एक चीज का डाउट हो रहा होगा, यार ये मोनाड तो हमें थोड़ा थोड़ा किसके जैसा लग रहा है, परमाणु के जैसा लग रहा है। यही लग रहा होगा कि भाई आप कह रहे हो ना भाई संसार की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होती है, दुनिया सारी परमाणुओं से बनी है। सांख्य दर्शन कहता भी है कि सारा का सारा जो दुनिया है वो परमाणुवाद है ना। न्याय दर्शन सॉरी परमाणुवाद की बात करता ही है। ठीक, तो जो मोनाड है और जो एटम है वो एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन ध्यान देना दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में बुनियादी अंतर है। एटम क्या है, एटम है भौतिक। एटम क्या चीज है, भौतिक है।
और एटम कहाँ स्थित होता है? स्पेस में स्थित होता है, यानी कि जगह में होता है, कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, और हालांकि हम ये मानते हैं कि एटम जो है वो उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम को फिर भी विभाजित किया जा सकता है ना, जैसे नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इस तरीके से। दूसरी बात, जो ये एटम जो होता है ये स्वयं सक्रिय नहीं होता, ये खुद एक्टिव नहीं होता, इसे बाहर से फोर्स मिलती है। इसे क्या क्या मिलती है? बाहर से फोर्स मिलती है। और जब इसे बाहर से फोर्स मिलती है ये तभी एक्टिव हो पाता है, पहले ये एक्टिव नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो मोनाड है हमारा, मोनाड कैसा है? मोनाड है अभौतिक। मोनाड स्पेस में नहीं होता है। दूसरा, मोनाड के अंदर क्या होती है? एक इनर फोर्स होती है, आंतरिक शक्ति होती है जो कि उसको संचालित करती है। मोनाड को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, और यही क्या है? मोनाड है। यही क्या है? मोनाड है। इस मोनाड को समझने के लिए, इन मोनाड से दुनिया कैसे बनती है और दुनिया कैसे चलती है, इसको समझाने के लिए लाइबनिज़ साहब ने 4 नियम दिए। कितने नियम दिए? 4 नियम दिए, जिनको हम कहते हैं 4 लॉज ऑफ मोनाडोलॉजी, यानी कि चिद अणुवाद के 4 नियम। चिद अणुवाद के 4 नियम। तो क्या है चिद अणुवाद के 4 नियम? आइए हम जानने की, समझने की कोशिश जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, 1 सेकंड देना मेरे को। तो क्या है चिद अणुवाद के 4 नियम? सबसे पहले नियम को कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सातत्य के नियम। सबसे पहले नियम को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सातत्य का नियम। सातत्य का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या है सातत्य का नियम? भाई जैसे 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं? अनंत संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर 2 संख्याओं के मध्य में अनंत संख्याएं होती है। समझ में आ रहा है? यानी कि जो गणित होती है ना, उसमें अचानक से आप छलांग नहीं लगा सकते, 1 के बाद सीधा 2 नहीं आता है। ठीक है, क्या होता है? सब कुछ क्रम से चल रहा होता है। सब कुछ कैसे चल रहा होता है? क्रम से चल रहा होता है, 1 के बाद 1, 1 के बाद 1, 1 के बाद 1, ये क्रम चल रहा होता है। और वो कहना चाह रहे हैं, लाइबनिज़ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रकृति है, ये जो संसार है, ये दुनिया है, प्रकृति भी ऐसी ही है। प्रकृति भी कैसी है? ऐसी ही है। यानी कि प्रकृति में भी कहीं कोई जंप नहीं होता। यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो बहुत धीरे धीरे लगता है। कई बार हमको लगता है कि एकदम से बदलाव हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे आपको कहीं लगता होगा कि यार दूध अचानक से उफन जाता है, जैसे कई सारे मीम बनते हैं ना दूध के उफनने पे, तो कि यार मैं 30 मिनट से आंख फाड़ के देख रहा था, तब दूध में कुछ नहीं हुआ, एक 0.11 सेकंड के लिए मेरी आंखें झपकी और उतने में दूध उफन गया, दूध में उबाल आ गया, पानी में उबाल आ गया। लेकिन आपको ईमानदारी से ये बात पता है, ये तो मीम्स की बात हो गई, कि भाई वास्तव में वो बहुत धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे वो गर्म हो रहा है, उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लाइबनिज़ साहब हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो 2 मोनाड्स जो होते हैं, ना, 2 मोनाड्स के बीच में भी कई सारे मोनाड्स होते हैं। बात समझ में आ गई? वो कहना चाह रहे हैं कि मोनाड्स के बीच में, 2 मोनाड्स के बीच में कोई भी जगह खाली है ही नहीं और एम्प्टी स्पेस है ही नहीं। जो हमको एम्प्टी स्पेस इस जगत में, इस संसार में, इस दुनिया में दिख रहा है, वहां भी बहुत ज्यादा क्या है? मोनाड्स हैं। वो इतने छोटे मोनाड्स हैं, इतने सूक्ष्म हैं, इतने अल्प चेतन मोनाड्स हैं कि वो हमें दिख ही नहीं सकते। जैसे अंधेरा कमरा होता है, जैसे कमरा है, कमरे में हमें धूल नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही खिड़की से धूप आती है तो उस धूप में वो हमें क्या दिखाई देते हैं? धूल के कण दिखाई देते हैं। थे तो वो पहले भी, लेकिन पहले दिख नहीं रहे थे, वो थे। ऐसे ही मोनाड्स होते हैं।
इस संसार में जो भी हमें खालीपन दिख रहा है, यानी कि मेरे और इस मोबाइल में से जो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके बीच में जो जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है नहीं, यहाँ पे कई सारे मोनार्ड्स। ठीक बात समझ में आ रही है? तो संसार में अलग से कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, मोनार्ड्स ही है। और ये सारे के सारे मोनार्ड्स कैसे हैं? कंटिन्यूटी में, क्रम में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम जो है चिद अणुवाद का, दूसरा नियम को कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। दूसरे को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इसको कहते हैं सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यानी कि सादृश्यता का नियम। वो कहना चाहते हैं कि जैसे दीपक है, जैसे कि ये एलईडी बल्ब है, जैसे कि ट्यूबलाइट होती थी पहले, जैसे कि पहले वो पीला पीला जलने वाला बल्ब आता था, रोड लाइट होती है, मोमबत्ती होती है, टॉर्च होती है, मोबाइल की टॉर्च होती है, सूरज है, चंदा है, चंदा तो छोड़ो, तारे हैं। वो कहते हैं कि इन सब का रूप अलग अलग है, लेकिन इन सब चीज में, इन सभी में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? प्रकाश। ठीक। वो कहते हैं कि जो पूरा जगत है ना, इसमें ऐसी ही एकता है। वो कहते हैं कि इस संसार में जितने भी मोनार्ड्स हैं, हर मोनार्ड में क्या होती है? चेतना होती है। और चेतना की मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर किसी में क्या है? चेतना में, हर मोनार्ड में चेतना है। जैसे आप कहोगे पत्थर में तो चेतना नहीं दिखाई देती, लेकिन लेविन साहब हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि पत्थर में बहुत ही सूक्ष्म चेतना होती है, लेकिन वो चेतना जो होती है वो अचेतन अवस्था में होती है। पत्थरों से थोड़ी सी ज्यादा पेड़ पौधों में होती है, पेड़ पौधों से थोड़ी ज्यादा पशु पक्षी में होती है, और पशु पक्षी और सबसे ज्यादा विकसित इस संसार में किसी में है चेतना, तो किसमें? मानव में है। हम ये क्रम भी देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, ये क्रम भी देखेंगे। लाइव ने साहब ये क्रम बना करके दिए गए हैं। ठीक है, कि भाई प्रत्येक मोनार्ड में किस क्रम में चेतना है, पूरा दिया है। तो कहना चाहते हैं कि पूरे जगत में एक क्या है? सिमिलरिटी है, सादृश्यता। और सिमिलरिटी क्या है? ये पूरा पूरा यूनिवर्स क्या है? एक कॉमन चेतन तत्व से पूरा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, जिसको हम मोनार्ड कहते हैं। वो कहते हैं कि ये डिस्कनेक्ट चीजें नहीं है, ये सब एक जैसी चीजों से बना हुआ है, और उन सभी चीजों में क्या होती है? चेतना होती है। और उस चीज को उन्होंने क्या नाम दिया? मोनार्ड नाम दिया। तीसरा जो नियम है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिससिमिलैरिटी, यानी कि विसादृश्यता का नियम। यानी कि तीसरा नियम क्या है इनका? लॉ ऑफ डिससिमिलैरिटी। डिससिमिलैरिटी, लॉ ऑफ डिससिमिलैरिटी का मतलब यह है कि हमको सारे मोनार्ड में एक ही चीज है, चेतना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सभी में चेतना एक जैसी नहीं है। जैसे दीपक में प्रकाश तो है, पर उसकी तीव्रता अलग है। मोमबत्ती में कम है, बल्ब में ज्यादा है, सूरज में सबसे ज्यादा है। उसी तरह कहते हैं कि मोनार्ड्स में, सभी मोनार्ड्स में चेतना होती है, लेकिन उस चेतना की जो डिग्री है वो सभी में अलग अलग होती है। इसीलिए दुनिया में कोई भी दो चीजें बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती। इसीलिए लाइविन साहब ये नियम देते हैं, दुनिया में कोई भी दो चीजें आइडेंटिकल नहीं होती। आप एक पेड़ के कोई भी दो पत्ते एक जैसे हो ही नहीं सकते। दो आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, उनका डीएनए सेम हो सकता है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स फिर भी अलग अलग हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि दो चीजें चाहे कितने भी समान हो जाए, लेकिन वो वास्तविकता में कभी भी एक नहीं हो सकती। ठीक बात समझ में आ रही है? इसीलिए लाइबनिस साहब ये नियम देते हैं कि भाई संसार में सादृश्यता है, सभी में चेतना है, लेकिन सब अलग अलग हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं एकता के अंदर अनेकता, एकता में अनेकता। वो कहना चाहते हैं कि हम एक हैं लेकिन फिर भी अनेक हैं। हम सब भारतीय हैं, लेकिन हम सब की क्या है? अलग भाषा है, अलग जबान है, अलग क्षेत्र में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यही है लॉ ऑफ डिससिमिलरिटी। अब जो लास्ट नियम है, उस लास्ट नियम को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शक्ति संरक्षण का नियम। चौथे नियम को क्या कहते हैं? शक्ति संरक्षण का नियम। शक्ति संरक्षण का नियम। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स? शक्ति संरक्षण का नियम। जैसे पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ होती है वो पानी बदल जाती है, पानी को गर्म कर देते हैं, भाप बदल देता है, यानी कि रूप बदलता है, पदार्थ वही रहता है। ऐसे ही
लेविनिस साहब ये कह रहे हैं कि इस जगत में जो फोर्स है ना, इस फोर्स का या एनर्जी का जो टोटल योग है, फोर्स या एनर्जी का, एनर्जी जो है वो उसका जो टोटल योग है वो तो बराबर ही रहता है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होता। मोनार्ड्स नष्ट नहीं होते, लेकिन मोनार्ड्स नष्ट नहीं होते, उनकी शक्ति संरक्षण का नियम है, वो ऊर्जा के संरक्षण का नियम नहीं है क्या, साइंस में जो पढ़ते हैं केवल वही है। ठीक है, तो वही वाली सिद्धांत है। कोई मॉडर्न फिजिक्स में इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो कि लेविनिस साहब पहले दे करके गए थे। ये बाद में पैदा हुआ है कि ऊर्जा ना पैदा होती है ना मरती है, उससे पहले कह दिया गया था गीता में, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। और यहीं पे वो बात क्या कह रहे हैं, लेविनिस साहब अपने दर्शन में ये बात कह रहे हैं कि भैया इस संसार में जितने भी मोनार्ड्स है, मोनार्ड्स के अंदर जितनी भी फोर्स है, वो फोर्स, इस संसार में जितनी भी फोर्स है ना, एनर्जी है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होती, वो एक बार में जो चीज नहीं है उतनी ही रहती है। यानी कि एनर्जी का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन एनर्जी नहीं बदलती है, एनर्जी उतनी ही रहती है। ठीक, तो ये 4 सिद्धांत समझ में आया आपको। ठीक है, लेविनिस साहब का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेविनिस साहब के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, मोनाडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मोनाडोलॉजी, मोनाड उन्होंने बताया। मोनाड कैसे होते हैं आपके, मोनाड आपके अभौतिक होते हैं, यानी कि वो भौतिक नहीं होती है, उनमें चेतना होती है। ठीक है, और वो स्पेस में नहीं होते, उनके अंदर एक एक्टिव फोर्स होती है जिससे वो चलते हैं। इन मोनार्ड्स को समझाने के लिए उन्होंने 4 नियम दिए। पहला नियम है सातत्य का नियम, यानी कि मोनार्ड्स जो है वो क्रम में होते हैं, ऐसा नहीं है कि मोनार्ड्स के अंदर कुछ है ही नहीं, अचानक से आ गए। दूसरा, सभी मोनार्ड्स के अंदर चेतना होती है। तीसरा जो होती है कि सभी के अंदर चेतना की डिग्री अलग अलग होती है। और चौथा यह है कि जितने भी मोनार्ड्स में जो एक्टिव फोर्स है, वो एक्टिव फोर्स जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोनार्ड जो होते हैं ना, मोनार्ड्स के भीतर 2 प्रमुख गतिविधियां होती हैं। एक होता है परसेप्शन, जिसको प्रत्यक्षण कहते हैं, और दूसरा होता है एपिटेशन। पहला क्या होता है, परसेप्शन। प्रत्येक मोनार्ड के भीतर 2 गतिविधि होती है। पहली होती है परसेप्शन। इस परसेप्शन को हम कहते हैं प्रत्यक्षण। और दूसरी जो गतिविधि प्रत्येक मोनार्ड के अंतर्गत होती है, उसको हम कहते हैं क्या, एपिटेशन। क्या कहते हैं, एपिटेशन। और एपिटेशन का मतलब होता है प्रयासन, मतलब इनकी जबरदस्ती ये हिंदी अनुवाद किया गया है। ठीक है, चलिए, प्रयासन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्षण का मतलब होता है, प्रत्यक्षण का मतलब ये होता है जगत को अपने भीतर प्रतिबिंबित करना। जगत को अपने भीतर प्रतिबिंबित करना। और दूसरा है प्रयासन। और प्रयासन का मतलब होता है, एपिटेशन का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ना। एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। इसका ना प्रत्यक्षण इसीलिए जगत को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है। और यह प्रयासन यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था की बढ़ना, इसको कहते हैं एक आंतरिक गति। इसको आंतरिक गति भी कह सकते हो, इसको हम क्या भी कह सकते हैं, आंतरिक गति भी कह सकते हैं, इनर फोर्स भी हम कह सकते हैं। इस तरीके से एक मोनार्ड क्या है, मोनार्ड स्थिर नहीं है, मोनार्ड्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, मोनार्ड्स के अंतर्गत निरंतर गतिविधि चलती रहती है। यदि अभी तक आप मोनार्ड्स के बारे में कुछ यदि समझ पाए हैं, तो मेरे हिसाब से अभी तक आप ये समझ पाए होंगे कि मोनार्ड क्या है, एक सबस्टांस है, एक सबस्टांस है। मोनार्ड्स के कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, मोनार्ड्स को विभाजित नहीं किया जा सकता है, मोनार्ड भौतिक नहीं होते हैं, वो अभौतिक होते हैं, मोनार्ड्स का विस्तार नहीं होता है। प्रत्येक मोनार्ड के अंदर एक फोर्स होती है, एक एक्टिव फोर्स होती है, प्रत्येक मोनार्ड एक्टिव होता है, प्रत्येक मोनार्ड अपने भीतर की शक्ति से चलता है। मोनार्ड को बाहर से कहीं से गति नहीं मिलती, वो अपने अंदर की शक्ति से गति से चलता है। ठीक, और ये जो लेविनिस के जो मोनार्ड्स है ना, वो हमें किसकी याद दिलाते हैं, जो न्याय दर्शन है या वैशेषिक जो दर्शन है, उन्होंने न्याय और वैशेषिक जो दर्शन जो होते हैं ना हमारे दोनों ही, वहां पर क्या मिलता है, परमाणुवाद मिलता है। भारतीय दर्शन में, न्याय वैशेषिक दर्शन में क्या मिलता है, परमाणुवाद चलता है।
वहां पर भी जगत की जो अंतिम इकाई मानी गई है वो क्या मानी गई है? परमाणु मानी गई है। लेकिन अंतर है, अंतर क्या है? न्याय का जो परमाणु है ना, ये कैसा है? ये भौतिक है। ये कैसा है? ये भौतिक है। जबकि लाइबनिज का जो मोनाड है, मोनाड क्या है? ये अभौतिक है। यदि जैन दर्शन की बात करें ना, जैन दर्शन क्या मानता है कि हर जीव के अंदर क्या होती है? एक स्वतंत्र आत्मा होती है, और आत्मा को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है? जीव माना जाता है। ठीक बात समझ आ रही है? वो कहते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर ये अलग होती है। सेम वही बात है कि प्रत्येक मोनाड अलग होता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक ये हमें समझ में आ गया कि भाई लाइबनिज साहब का जो मोनाडोलॉजी है वो क्या है और क्या नहीं है। उनके जो चिद अणु हैं, जो मोनाड है, वो क्या है और क्या नहीं है। अब हमको ये समझना की कोशिश करनी है कि भाई ये जो दो कोशिश जो करते हैं, इनके अंदर जो दो गतिविधियां जो होती हैं, एक गतिविधि को हम परसेप्शन कहते हैं और दूसरी गति को हम क्या कह रहे हैं? एपिटेशन कहते हैं। तो ये दोनों क्या चीज है और ये दोनों क्या चीज नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें? इसको आज ही समझे कि नेक्स्ट क्लास में समझते हैं? तो मेरे हिसाब से इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि परसेप्शन क्या है और एपिटेशन क्या है, प्रत्यक्षण क्या है, प्रयासन क्या है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।